चैप्टर 1356 तुष्यता स्वर्ग। दानव साम्राज्य के टॉप कॉम्बैट फोर्सेस ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और 4 मेजर फैमिलीज और सांगज्या मंदिर के सैनिक नॉन बिलीवर्स को फेस करते वक्त बिल्कुल रूथलेस थे। डेजी के ऑर्डर्स पर उन्होंने जो भी देखा उसे एलिमिनेट कर दिया। जहां भी वो गए खून की नदियां बहने लगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी के भी हाइड होने से रोकने के लिए हर इंच जमीन को थॉरोली सर्च करने के लिए हाईटेक डिवाइसेस एक्टिवेट किए गए। जब कंफर्म हो गया कि कोई सर्वाइवर नहीं बचा है तो उन्होंने मैसिव फायर सेट कर दी। पूरे एंशिएंट सिटी में बीकन की आग बुरी तरह जल रही थी और डीमन रेस की दर्दनाक चीखें हर तरफ सुनाई दे रही थी। झांग यी ने इस मासकर में हिस्सा नहीं लिया। उसे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी, तो वो सीधे यांग शिनशिन और बाकी लोगों को ढूंढने निकल गया। जहां वो थे वहां मौजूद दूसरे एलियंस जिन्होंने लियांग यू की स्ट्रेंथ देखी थी, सब पीछे हट गए। बाकी लोगों की इंटरेस्ट डीमन एम्पायर के ट्रेजर्स में ज्यादा थी। बाकी सब चीजों को छोड़ भी दें, गोल्ड और सिल्वर अभी भी हार्ड करेंसीज मानी जाती है। दुनिया के अंत के बाद भी आउटर वर्ल्ड में इनकी वैल्यू काफी हाई है। ये वैल्यू सिर्फ इनके प्रेशियस मेटल्स होने से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इनका मेजर रोल होने की वजह से भी है। लेकिन झांग यी को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो डायरेक्टली लियांग यू और दूसरों को खोजने निकल गया। इस समय वो डीमन एम्पायर के टेंपल में थे, जो वहां की सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी। नॉर्मली सिर्फ हाई प्रीस्ट्स और कुछ एलीट लोग ही वहां एंट्री के एलिजिबल होते थे। एक दिन वो लोग बिना किसी हेजिटेशन के केव में एंटर कर गए और सारे यूजफुल हिस्टोरिकल डेटा और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लगे। जब झांग ये दौड़ते हुए वहां पहुंचा तो उसने चारों तरफ एक नजर डाली और साफ साफ कहा, यहां टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है, सब बाहर निकल जाओ। उसकी बात सुनते ही सभी लोग तुरंत ओबे करते हुए बाहर निकल गए। झांग ये मंदिर के सामने खड़ा हुआ और उसने अपना राइट हैंड खोल दिया। उसके बाल बिना हवा के भी उड़ने लगे और दूसरे डायमेंशन का एक मैसिव गेट अबिस के माउथ की तरह खुल गया। बूम! मंदिर जोर से शेक करने लगा, जैसे किसी जायंट ने उसे पकड़ के हिला दिया हो। जमीन तक वाइब्रेट करने लगी और ये ह्यूज टेंपल धीरे धीरे अपनी फाउंडेशन से ऊपर उठकर झांगी द्वारा बनाए गए एलियन स्पेस में एब्जॉर्ब हो गया। जो भी वहां से गुजर रहे थे वो ये सीन देखकर स्टन रह गए। झांग यी ने पीछे मुड़कर लियांग यू और बाकी को अपडेट दिया, 9 मंजिला डीमन टावर के नीचे डीमन अबिस है। मुझे लगता है ये अंडरग्राउंड ट्राइब का एंट्री पॉइंट है। सब लोग वही जा चुके हैं। मैंने उन्हें पहले वहां भेज दिया था ताकि वो पाथ एक्सप्लोर कर सके। अगर कोई डेंजरस गार्डियन हुआ भी तो वो हमारा ध्यान खींचने में हेल्प करेंगे। अब हमें निकलना चाहिए। सभी ने सिर हिलाया। ठीक है, हम भी चलते हैं। जरूरी जानकारी लगभग पूरी कलेक्ट हो चुकी थी। शहर की मेजर लाइब्रेरीज और टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने चलते फिरते जैसे हैमस्टर की तरह खाली कर दिया था। अगर कुछ जगह बच भी गई थी तो वो भी अब तक मोस्टली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। झांग यी ने सभी को लीड किया और कुछ देर बाद वो उस कोलैप्स्ड 9 मंजिला डीमन टावर तक पहुंच गए। उसके नीचे का अबिस इतना बड़ा था मानो किसी को निगल जाने के लिए मुंह खोल रखा हो। क्योंगड़ा ने बैटलफील्ड क्लीनअप के लिए कुछ लोग पीछे छोड़ दिए और बाकी सारे एलीट सोल्जर्स झांग यी के पीछे पीछे चल दिए। झांग यी ने एक डीप ब्रेथ ली। भले ही वो ऑलरेडी सुपर पावरफुल था, फिर भी उसकी यूजुअल कॉशन उसे अपनी फिस्ट्स क्वाइटली टाइटन करने पर मजबूर कर रही थी। सब कुछ पथ का अनुसरण करता है। झांग यी ने तुरंत अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। अगर किसी भी तरह का थ्रेट डिटेक्ट होता तो वो बिना सोचे सबको वहां से इवैक्यूएट कर देता। जब उसकी सिक्स्थ सेंस ने कंफर्म कर दिया कि कोई डेंजर नहीं है तो उसने सभी को लीड करते हुए उस अबिस में जंप करवा दिया। फॉल का एक्सपेक्टेड फीलिंग ज्यादा देर नहीं चला और वो लोग जल्दी ही जमीन पर लैंड कर गए। लेकिन ये फीलिंग थोड़ी स्ट्रेंज थी क्योंकि वो एक वाइट फॉग से भरी दुनिया में पहुंच गए थे। कोहरा हल्का था लेकिन पूरे एनवायरनमेंट को ब्लर
और अनरिकॉग्नाइजेबल बना रहा था। फीलिंग थोड़ी वियर्ड है। झांग यी ने अपने राइट थंब से होली जज का ब्लेड रब करते हुए चारों ओर ग्लांस किया। ये पहले जैसा नहीं लग रहा है। वो उस फीलिंग की बात कर रहा था जब उन्होंने किनलिंग पर्वत के नीचे की अंडरग्राउंड दुनिया में एंट्री ली थी। कुछ तो गड़बड़ है भाई, जरा ध्यान से देखो। अब यांग शिनशिन भी बोल पड़ी। उसकी नजर जमीन की तरफ गई और झांग यी ने भी झट से नीचे देखा और फिर उसकी नजरें तेज हो गई क्योंकि उनके पैरों के नीचे कोई नॉर्मल घास नहीं थी। अंडरग्राउंड में पौधे हो सकते हैं, पर झांग यी को याद नहीं कि वहां ऐसी सॉफ्ट हरी घास होनी चाहिए। ऐसी घास तो सनलाइट से ग्रो करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखती है। इस जगह में कुछ गड़बड़ है, सब लोग अलर्ट रहो, झांग यी ने गहरी आवाज में कहा। उसी पल कोहरे से किसी आदमी की आवाज आई। इतना पैनिक मत करो, गंगनम रीजन के पुराने दोस्तों। बोलने वाले की आवाज जानी पहचानी नहीं थी। झांग यी को बिल्कुल अजन भी लगी। धीरे धीरे सामने का फॉग हटने लगा और उनके सामने पूरा सीन खुल गया। नीला आसमान, सफेद बादल और चारों तरफ फैला हुआ एक ह्यूज मैदान। वहां एक लड़का खड़ा था, बस कुछ मीटर दूर, और हाथ में अजीब से पासों, डाइस से खेल रहा था। झांग यी को वेग याद आया कि ये शायद गांव चंगकोंग के गरुड़ा ग्रुप से था, लेकिन उसने इसे पहले कभी देखा नहीं था। शायद कोई नया रिक्रूट था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसे यकीन नहीं था कि ये अकेले यहां आ सकता है जब तक इसके पास कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट न हो। गांव चांगकोंग, क्या हमें घेरने के लिए लोग ला रहे हो? झांग यी ने हल्के अंदाज में पूछा, लेकिन अंदर से पूरी तरह सतर्क था। उसे शक था कि बाकी लोग आसपास ही होंगे। वर्स्ट यही हो सकता है कि गांव चांगकोंग ने बदला लेने के लिए सर्कल नाइट से हाथ मिला लिया हो। सामने वाले ने तुरंत जवाब दिया, गलत मत समझो मिस्टर झंगी, हमारे कैप्टन अब यहां नहीं है। उन्होंने मुझे बस आपको बुलाने भेजा है। उसने हाथ फैलाए। उसकी उंगलियों के बीच कई स्ट्रेंज डाइस थे, कुछ मल्टी साइडेड और बहुत अलग दिखने वाले। आखिर हम पुराने दोस्त हैं। वैसे याद है, मैंने पहले तुम्हारी मदद की थी। लेकिन झांग यी उसकी बातों से जरा भी कन्विंस नहीं हुआ। माइंड रेल्म ने कोई अनयूजुअल स्पेस शिफ्ट फील नहीं किया और ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स से भी कोई खतरे का सिग्नल नहीं मिला। तुम बार बार खुद को मेरा पुराना दोस्त कह रहे हो, पर मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? उसने झांग यी का रियल नेम लिया। कोड नेम केओस। नहीं, यानी वो झांग यी को पहले से जानता था, क्योंकि गांव के जाने के बाद ही झांग यी को ये कोड नेम मिला था। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, काफी कोल्ड हो गए हो तुम। एक बात याद दिलाता हूं, वो मार्शल आर्ट्स का मैदान याद है जहां तुमने WD से फाइट की थी? इतना सुनते ही झांग यी समझ गया कि सामने कौन है। वही एलियन जिसने गांव के साथ मिलकर ज़हू झिंग के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी। वो कभी सामने नहीं आया, लेकिन आखिरी मोमेंट में गांव और बाकी लोगों को लेकर ब्लिजर्ड सिटी से भाग गया था। और मार्शल आर्ट्स फील्ड वाली एबिलिटी वो सिर्फ उसी के पास है। चैप्टर 1357 मैड हाउस। मार्शल आर्ट फील्ड। एक टाइम था जब ये जियांगनन जिले में एक मिस्टीरियस पावर मानी जाती थी। यान वुचांग का असली नाम बट्टू है। उसकी एबिलिटी स्पेस टाइप है। वो स्पेस के शेप को कंट्रोल कर सकता है और उसमें एक तरह की रिस्ट्रेंट पावर भी है। इसीलिए जब वो ब्लिजर्ड सिटी में था तो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड का इंचार्ज बना दिया गया था। बाद में गांव चंगकोंग ने उसे ढूंढ निकाला। गांव के लिए किसी रिजेक्टेड एलियन को अपने साथ जोड़ना कोई टफ टास्क नहीं था। आखिर मार्शल आर्ट्स फील्ड का रोल सिर्फ लॉजिस्टिक स्टाफ जैसा ही था और गांव उसे एक बेटर फ्यूचर दे सकते थे। फिर जब गांव और बाकी लोग जियांगनन छोड़कर गए तो बट्टू ने भरत से शादी कर ली और गरुड़ा ग्रुप में शामिल हो गया। गरुड़ा में उसका कोडनेम था तुशिता हेवन। तो भले ही झंग यी ने उसे कभी देखा नहीं था, पर बट्टू उसे अच्छी तरह से जानता था।
तू यहां मेरा वेट कर रहा है तो कोई प्रॉपर रीजन भी होगा, नहीं तो। झंग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसके होठों पर हल्की सी सार्केस्टिक स्माइल थी। इस जगह जो भी दिखेगा वो कॉम्पेटिटर ही होगा, और झंग यी किसी से भी सॉफ्ट बिहेवियर रखने के मूड में नहीं था। बट्टू ने हैंड्स को बार बार वेव करते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, हम पुराने जान पहचान वाले हैं। ठीक है, तुमने मुझे कभी देखा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानता हूं। और हां, तुम्हारी एबिलिटीज मुझे पूरी डिटेल में पता है। आखिर हम दोनों ही रेयर स्पेस टाइप यूजर्स हैं। वो हल्का सा मुस्कराया। और तुम इस वक्त मेरे डोमेन में हो। एक डेटा एनालिस्ट की तरह मैंने तुम्हारे पावर्स का डीप एनालिसिस किया है। झंग यी ने आईब्रो उठाई और थोड़ा ताना मारते हुए बोला, अगर तुम इतने प्रो हो तो गाओ चंगकोंग मुझसे हार कैसे गया? बट्टू ने सिर झुकाया, फिर बोला, हार? शायद, पर उसकी पूरी प्लानिंग तुम्हारी वजह से फेल हुई। ऐसा नहीं कि वो फाइट में हारा था। प्योर बकवास है ये। झंग यी को अब और बकवास में इंटरेस्ट नहीं था। उसने तलवार हाथ में घुमाने की तैयारी कर ली। तभी बट्टू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने अंगूठा घुमाया और उसके हाथ का एक पासा अचानक हवा में स्पिन करता हुआ झंग यी और बाकी लोगों के ऊपर से उड़ गया। जैसे ही वो पासा उनके ऊपर पहुंचा, वो अचानक बड़ा होता गया, इतना कि एक पूरी बिल्डिंग जितना हैवी दिखने लगा और सीधा उन पर गिर पड़ा। अब सबको समझ आया कि वो पासों से खेल क्यों रहा था। असल में वो एक कंप्रेस्ड वेपन था, स्पेस टाइप पावर से बना हुआ। बिल्कुल बोरिंग ट्रिक है, झंग यी ने काम वॉइस में कहा। उसके एक्शन लेने से पहले ही लाइंग वायु ने चीते जैसी स्पीड से जंप मारी, हवा में लीप करके उस ह्यूज रेड पासे को फेस किया। चींटी जैसे दिखने वाले इंसान ने पूरी ताकत से उस पर पंच मारा। सरप्राइजिंगली, उस छोटे से मूव ने उस मैसिव पासे को नीचे गिरा दिया। धम! पासा कुछ दूरी पर जाकर जमीन से टकराया और जमीन धंस गई। अब वो पासा वहां एक छोटी पहाड़ी जैसा लग रहा था। अब बस, मर। झंग यी ने अब और बात नहीं की। दूसरी साइड ने पहल कर ही दी थी। अब उसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं था। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड ने तेजी से वार किया। एक वाइट ब्लेड हवा में निकला, लेकिन जब वो जबरदस्त वार बट्टू के बॉडी से टकराया, ऐसा लगा जैसे खाली स्पेस को काट रहे हों। बट्टू का शरीर कुछ देर के लिए ब्लरी हो गया, फिर वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। वो हल्का मुस्कराया और ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। पासे सिर्फ एक नहीं है। झंग यी थोड़ी देर के लिए चौंका, लेकिन माइंड फील्ड ने आसपास के स्पेशल फ्लक्चुएशंस को कुछ क्यूरियोसिटी के साथ फील किया। अगर बट्टू ने 2 पासे फेंके होते तो वो झंग यी की सेंसिंग से छिप नहीं सकते, लेकिन उसी पल फैटीज हूं और बाकी लोगों की तरफ से घबराई हुई आवाजें आईं। झंग यी ने सिर थोड़ा ऊपर किया और उधर देखा। सामने का सीन देखकर उसकी भौहें तुरंत तन गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, उन्हें वहां एक भूत जैसे चेहरे वाला विशाल पासा नजर आया। पूरा आसमान उस गोस्ट फेस पासे से ढका हुआ था। झंग यी ने तुरंत चाकू उठाया, काटने ही वाला था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो भूतिया चेहरा इतनी तेजी से पूरे वर्ल्ड को ढक लेगा। अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और उसके आसपास की पूरी दुनिया एकदम बदल गई। बट्टू गायब हो चुका था। अब उसके चारों ओर ना नीला आसमान था, ना सफेद बादल, ना हरा मैदान, सिर्फ अंधेरा और एक वीरान कमरा था। कोई लाइट नहीं थी, लेकिन आसपास का सीन हल्का हल्का धुंधला सा दिख रहा था। कमरे की हालत किसी अबैंडन्ड वार्ड जैसी थी। 2 रस्टेड आयरन बेड और खिड़की पर सफेद पर्दे लगे हुए। झंग यी ने बाहर झांका तो बस एक लंबा, संकरा और डार्क कॉरिडोर दिखा, जिसकी दूसरी तरफ कुछ वेग दरवाजे बैरली नजर आ रहे थे। इस ठंडी जगह में एक अजीब सी डर भरी फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पुराना हॉस्पिटल बिल्डिंग हो। ये कौन सी जगह है? हम यहां कैसे आ गए?
फैटी जू ने थोड़े घबराए हुए लहजे में कहा। हालात इतने वियर्ड थे कि उसका दिमाग भी ब्लैंक होने लगा था। पीछे क्यूओंगडा और पड्स परिवार के कई एलीट एलियंस हथियार लेकर खड़े थे, पूरी अलर्टनेस में, झंगी और बाकी लोगों को कवर करते हुए। उन्होंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। दरअसल रवाना होने से पहले पाजी जैसिंग ने उन्हें झंग यीबो की हर बात मानने को कहा था, चाहे झंग यी उन्हें मरने को कहें तो भी। अजीब बात यह थी कि इतने लोगों के होने के बावजूद कमरा बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाला फील नहीं हो रहा था। झंग यी धीरे से खिड़की की ओर बढ़ा और सफेद पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही पर्दा उठा, हल्की धूल नीचे गिरी और बाहर का सीन साफ हो गया। ये सच में एक हॉस्पिटल जैसा लग रहा था। बाहर का आसमान धुंधला और ग्रे था। सामने एक पुरानी 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग थी। नीचे एक टूटा फूटा यार्ड, एक सूना सा लॉन जिसमें जंग लगी लकड़ियां और एक टूटी हुई व्हीलचेयर पड़ी थी। थोड़ी दूरी पर एक सूखा पेड़ दिखा जिसकी डाली से एक रस्टेड झूला लटक रहा था। हवा चलने पर वो हूं करता और धीरे धीरे हिलता, जैसे कोई उसे झुला रहा हो। लगता है हम मार्शल आर्ट्स अरीना के अंदर आ गए हैं, झंग यी ने काम आवाज में कहा। अब सब कुछ साफ था। एक स्पेस टाइप म्यूटेंट होने के नाते वो इस तरह की डायमेंशंस और उनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से जानता था। हर एलियन की एबिलिटी अलग होती है। झंग यी की स्पेस पावर एक्टिवली लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और मार्शल आर्ट्स फील्ड में भी ऐसी एबिलिटी दिखी नहीं थी अब तक। पिछले एक्सपीरियंसेस को देखते हुए झंग यी एक कंक्लूजन पर पहुंचा। वो लोग पहले डीमन अबिस में घुसे थे और फिर मार्शल आर्ट्स फील्ड के जरिए एक अलग डायमेंशन खुलवाया जिसमें हमें ट्रैप किया गया। फैटी जू की आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। क्या इतनी हिम्मत? बॉस, आप तो एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट हो। उसने आपकी खिलाफ डायरेक्ट मूव कर ली? झंग यी ने माथा रगड़ते हुए कहा। एबिलिटी इंडेक्स सिर्फ थ्योरेटिकल होता है। अगर कोई एलियन अपने ही डोमेन में है तो बड़ा गैप भी बैलेंस हो सकता है, और वैसे भी हमें अभी तक उसकी पावर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। अगर सामने वाला सिर्फ मार्शल आर्ट्स यूजर होता तो झंग यी को कोई डर नहीं था। जब तक वो एप्सिलॉन न हो, उसे मारना बस कुछ सेकंड्स का काम होता। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अभी तक उन्हें यह भी नहीं पता कि इस फील्ड में मूव कैसे किया जाए। अब एक ही ऑप्शन है, ट्राई करना पड़ेगा। झंग यी ने अपनी लंबी तलवार उठा ली। उसकी आंखें एकदम ठंडी थी। मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करता हूं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो मूव करने वाला था, बट्टू की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी। मेरे डोमेन में वेलकम है। ये है पागल खाने की दुनिया। जो भी प्लेयर इस असाइलम में एंटर करता है उसे पहले गेम के रूल्स समझने पड़ेंगे। चैप्टर 1358, अ प्लेस दैट कैनॉट बी अवॉइडेड। बट्टू की आवाज अचानक सबके कानों में गूंजने लगी। उसी पल यांग एक्साइन ने सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। देखो उधर। झंग यी और बाकी लोगों ने उधर देखा। सामने एक पुरानी टूटी फूटी दीवार थी। जो दीवार पहले शायद सफेद रही होगी, अब उस पर बड़े बड़े काले खून के धब्बे थे। जैसे ही बट्टू की आवाज गूंजी, दीवार पर खून से लिखे हुए वर्ड्स उभरने लगे। PGLKHNAGME के रूल्स। वार्ड में कई मेंटल पेशेंट हैं। वो सभी जिंदा लोगों पर अटैक करेंगे। कृपया उनसे दूर रहो। अगर कोई मेंटल पेशेंट तुम्हें देख ले तो उसे घूरते रहो। तुम्हारी नजर उसे काम कर देगी। ये लोग तुम्हें डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें स्टैंड बाय मोड में डाल देंगे, जिससे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सारी छायाओं, शैडोज को डिस्ट्रॉय करो या फिर 24 घंटे तक वेट करो, तब गेम खत्म हो जाएगा। दीवार पर वो खून से सने क्रीपी वर्ड्स देखकर यांग एक्साइन को तुरंत समझ आ गया कि यहां क्या चल रहा है। लगता है इसकी एबिलिटी रूल सिस्टम से जुड़ी है। ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। रूल सिस्टम पावर्स सबसे स्पेशल सुपरनैचुरल टाइप्स में गिनी जाती है। बहुत ज्यादा पावरफुल होती है।
लेकिन उतनी ही फ्रेजाइल भी। अगर रूल्स पूरी तरह फॉलो हो तो ये पावर्स अपनी मैक्सिमम लिमिट तक काम कर सकती है, पर अगर कंडीशंस पूरी ना हो तो यूजर एकदम यूजलेस हो सकता है। जैसे कि खुद यांग एक्साइन जब तक उसके इच्छा की परी के तीर सही टारगेट पर लगते रहेंगे, वो किसी एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट को भी कंट्रोल कर सकती है। पर शर्त यही है, तीर टारगेट पर लगे। और कई बार अपोनेंट्स के पास इतनी स्पीड होती है कि वो आसानी से उसके एरोज को डॉज कर लेते हैं। यांग एक्साइन ने धीरे से कहा, अब समझ आया। मार्शल आर्ट्स फील्ड की एबिलिटी तब ट्रिगर होती है जब कोई खुद एंट्री करता है। इसलिए तुम्हारा ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स उस वक्त कोई खतरा डिटेक्ट नहीं कर सका। झंग यी ने दीवार पर लिखे रूल्स को कई बार गौर से पढ़ा। उसकी आंखों में ठंडक और कैलकुलेशन दोनों थे। तो इसका मतलब तुम मुझे ट्रैप करके टाइम बाय करना चाहते हो ताकि खुद नीचे डीमन अबिस में जाकर ट्रेजर कलेक्ट कर सको? रूल्स के हिसाब से अगर वो सारे मेंटल पेशेंट्स को नहीं हटा पाते तो उन्हें 24 घंटे तक यही रहना पड़ेगा। गाओ चंगकोंग और उसके लोग अगर आगे निकलना चाहें तो एक पूरा दिन उनके लिए काफी होता। टाइम बेस्ड ट्रैप बहुत क्लेवरली सेट किया गया था। यांग एक्साइन ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं भाई, तुम हर चीज पर उसका भरोसा मत करो। ये मार्शल आर्ट्स फील्ड उसका डोमेन है। वो चाहे तो रूल्स बना सकता है, लेकिन ये सारे रूल्स सही हो जरूरी नहीं है। हमें उसके गेम में प्ले करने के बजाय अपना रास्ता खुद निकालना होगा। सबसे पहले तो हमें यह पता करना चाहिए कि ये सो कॉल्ड मेंटल पेशेंट है कौन। अंकल आपने ने अपनी यूजुअल सीधी आवाज में बोला, डेल्टा लेवल एलियन को मारना कौन सा मुश्किल है, भले ही वो एनपीसी बन जाए। यांग एक्साइन ने सबकी ओर देखा, फिर गंभीर होकर बोली, सवाल मारना है या नहीं, ये नहीं है। भले ही मैं इच्छा का डूट एप्सिलॉन को कंट्रोल कर सकती हूं, लेकिन वो तभी काम करता है जब रूल्स की कंडीशन पूरी हो। रूल्स को कभी नॉर्मल लॉजिक से जज मत करो। झंग यी ने पलकें झुकाई, फिर हल्की सी मॉकिंग स्माइल देते हुए बोला, मुझे दूसरों के बनाए रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है, मुझे रूल्स तोड़ना पसंद है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था अपोनेंट के बनाए नियमों में प्ले करने का। उसने अपना ब्लैक होली जज उठाया और सीधे विंडो की तरफ घूम गया। एक झटके में उसे काटने वाला था। वर्स्ट केस यही होता कि पूरा असाइलम ही कोलैप्स हो जाए और फिर शायद ये डायमेंशन भी टूट जाए। लेकिन जैसे ही उसने स्विंग किया, सामने का सीन फिर से बदल गया। वो खिड़की जो अभी थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल पास थी, अब अचानक अनंत दूरी में बदलने लगी। झंग यी जितना आगे बढ़ता वो उतनी ही दूर होती जाती। स्विश! झंग यी ने तुरंत अपनी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी एक्टिवेट की, पूरे एरिया को पार करने की कोशिश की। लेकिन चाहे जितनी बार वो ट्राई करता, हर बार खुद को उसी कमरे में वापस पाता। अब इरिटेशन हो रही है मुझे, झंग यी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार उठाई। तभी उसके पीछे एक जबरदस्त एनर्जी इकट्ठा होने लगी। एक ब्लैक होल खुल गया और एक भीषण वॉइड एनर्जी ने झंग यी के पूरे शरीर को घेर लिया। अब उसकी प्लानिंग थी स्पेस को जबरदस्ती फाड़कर बाहर निकलने की। हालांकि उसने पहले ऐसा ट्राई कभी नहीं किया था, लेकिन उसे पता था कि किसी एलियन द्वारा बनाया गया डायमेंशन एक लिमिट से ज्यादा फोर्स नहीं झेल सकता। उसका पावर इंडेक्स 18,000 से ऊपर है। क्या वाकई उसे एक डेल्टा लेवल एलियन ट्रैप कर सकता है? उसके चारों ओर घनी भयंकर वॉइड एनर्जी उबाल मार रही थी, जैसे कोई शैडो आर्मोर उसके बॉडी और स्वॉर्ड को लपेटे हुए हो। ब्रेक इट! अभी के अभी झंग यी ने दोनों हाथों से स्वॉर्ड उठाई और सामने की स्पेस पर जोरदार वार किया। धमाका! एनर्जी इतनी हैवी थी कि पूरा वर्ल्ड हिल गया। आंखों के सामने का सीन डिस्टॉर्ट होने लगा। ऐसा लगा मानो रियलिटी इटसेल्फ टूट रही हो। लेकिन इससे पहले कि वो सब सेलिब्रेट कर पाते, सीनरी फिर से नॉर्मलाइज होने लगी। वार्ड फिर से अपनी उजड़ी हुई डरावनी हालत में रिस्टोर हो गया। झंग यी की नजर और भी ठंडी हो गई।
यानी मैं इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। क्या ये बंदा एप्सिलॉन लेवल तक पहुंच चुका है? गांव चंगकोंग जैसे एग्जिस्टेंस को देखते हुए ऐसा होना इम्पॉसिबल नहीं है, पर अगर ये सच है तो ये वाकई बहुत खतरनाक है। गरुड़ा ग्रुप में अगर 2 एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट्स हैं तो ये लोग इस मिशन के सबसे बड़े थ्रेट बन सकते हैं, यहां तक कि अंडरटेकर से भी ज्यादा। भाई, शायद तुम इसे गलत एंगल से देख रहे हो। अब यांग एक्साइन बोली, एक रूल बेस्ड एलियन होने के नाते वो इन चीजों की मैकेनिक्स को अच्छे से समझती है। दीवार पर जो लिखा है उसे ध्यान से देखो। उसने वॉल की तरफ इशारा किया। अगर मान ले कि वो रूल्स सच हैं, तो मार्शल आर्ट्स फील्ड हमें किल करने की पावर नहीं रखता, वरना अब तक हमला हो चुका होता। उसका असली मकसद है हमें ट्रैप करना और अपनी टीम को एक्स्ट्रा टाइम देना। जैसे कुछ लोग सिर्फ डिफेंस में एक्सपर्ट होते हैं, भले ही कोई ज्यादा पावरफुल एलियन सामने हो, फिर भी वो उन्हें इजीली डैमेज नहीं कर सकता। तो मेरा मानना है कि इस मैड हाउस की मेन एबिलिटी है ट्रैपिंग, और अगर सब पावर्स ट्रैप पर फोकस्ड हो तो वो हाई लेवल एलियंस को भी टेम्पररीली रोक सकते हैं। झंग यी ने धीरे से सिर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम इस जगह से बाहर कैसे निकले? वो यहां ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। यांग एक्साइन ने धीरे से मुस्कराया। उसकी आंखों में कामनेस और कॉन्फिडेंस था। उसके सामने ये डरावना असाइलम था, लेकिन उसकी एक्सप्रेशन में किसी डरी हुई बच्ची जैसा कोई डर नहीं था। जब तक ये रूल बेस्ड एबिलिटी है, तब तक कोई लूप होल जरूर होगा। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि ये मेंटल पेशेंट्स असल में है कौन। चैप्टर 1359 टेम्पररी अलायंस। ये पागलखाना काफी बड़ा था। घर के अंदर से बाहर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे और उदासी की कोई सीमा ही नहीं है। झंग यी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यहां रुकने से कुछ नहीं होगा। हमें बाहर जाकर क्लूज ढूंढने होंगे। मार्शल आर्ट्स फील्ड के रूल्स के हिसाब से गेम खत्म करने से पहले हमें यहां मौजूद सभी मेंटल पेशेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। इसके बाद ही हम बाहर जा पाएंगे। तो झंग यी ने फैसला किया, बाहर निकलकर असाइलम एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और तुरंत उसकी एबिलिटी सेनलियो वनझंग ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि किसी भी सडन अटैक से बचा जा सके। यांग एक्साइन ने बहुत ध्यान से उसका पीछा किया। टीम में सबसे लॉजिकल माइंड वही थी, और उसे इस जगह के रूल्स को ब्रेक करने का तरीका ढूंढना था। जब सभी लोग बाहर निकले, हॉलवे में 2 रास्ते थे जो एक दूसरे को क्रॉस करते थे। घर का स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा था, जैसे 3 सड़क वाला चौराहा। आगे बढ़ने पर दोनों साइड लंबा लंबा कॉरिडोर फैला हुआ था। हर तरफ बंद कमरों के दरवाजे और हॉलवे के दूर तक फैले हिस्सों में धुंधला अंधेरा था। लाइट बहुत फेंट थी और कुछ मीटर के बाद कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। झंग यी ने एक बार फिर सोचा, क्या फिर से अपनी स्पेस जंपिंग एबिलिटी यूज कर सकता है? लेकिन हर बार जब वो स्पेस जंप ट्राई करता, पूरा एरिया उसके साथ इन्फिनिटली स्ट्रेच होने लगता। मतलब इस जगह में सब कुछ एक फिक्स्ड प्रोसेस से ही होगा, कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो फिर ये सर्च करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इतने सारे कमरे और कोई एंड नहीं दिखता। झंग यी ने खींचते हुए कहा, जैसे हॉरर फिल्मों में होता है। ऐसे वक्त पर कोई बेवकूफ कैरेक्टर आता है और सबको अलग अलग होकर एक्सप्लोर करने को कहता है, पर यहां कोई मूर्ख नहीं था। हर कोई उतना ही डर रहा था जितना उन्हें समझ में आ रहा था। झंग यी अब सबके लिए स्पाइन बन गया था। अगर किसी ने उसे छोड़ दिया तो बट्टू जैसे डेल्टा लेवल एलियन के हाथों मरना ऑलमोस्ट तय था। लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है, एक एक कमरे में जाकर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। झू के ने झंग यी की कपड़े की कोने को खींचते हुए धीरे से कहा, ज्यादा जल्दी होगे टू और स्लो प्रोग्रेस होगी। यांग एक्साइन अचानक बोली, और रूल्स भूल मत जाना जो दीवार पर लिखे थे। उसने 2 फिंगर्स ऊपर उठाई। रूल नंबर 2 कहता है, असाइलम में कई मेंटल पेशेंट हैं और वो लिविंग क्रीचर्स पर अटैक करते हैं।
तो जब भी हम कुछ एक्शन करेंगे हम उन्हें अट्रैक्ट करेंगे ही। झंग यी ने धीरे से सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं। उसने चारों तरफ एक नजर डाली और अचानक बाई तरफ वाला रास्ता चुन लिया। क्युओंगडा ने पड्स परिवार के एलीट एलियंस को लीड किया। सबने झंगी और बाकी को टीम को सर्कल में लिया और हाथों में वेपन्स रेडी रखे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हर बार जब वो किसी दरवाजे के पास पहुंचते, झंगी और अंकल वायु उसमें हाथ डालकर दरवाजा खोलते। क्रीक, एक दरवाजा खुला और अंदर एक डार्क वार्ड दिखाई दिया। खिड़की पर लगे पुराने पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फैटीजू और बाकी लोग जो पीछे खड़े थे, उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द बोले। हवा इतनी ज्यादा स्टिल थी कि हर कदम की आवाज और यहां तक कि लोगों की सांसें भी सुनाई दे रही थी। हर बार जब दरवाजा खुलता, दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती। उम्मीद रहती कि कुछ क्लू मिलेगा, लेकिन साथ में डर भी था कि कहीं कोई मेंटल पेशेंट न निकल आए। ऐसे ही करते करते उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा कमरों की जांच की। सब खाली थे, कोई ट्रेस नहीं। लेकिन तभी झंग यी की आंखें अचानक शार्प हो गई। माइनफील्ड ने सामने के स्पेस में हल्का फ्लक्चुएशन फील किया, जैसे अंधेरे में कुछ मूव कर रहा हो। रुको, झंग यी ने सबको रोकते हुए जोर से कहा और अपने बाएं हाथ से एक गन निकाली। सीधा सामने के डार्क कॉर्नर की तरफ एम किया। स्विश, कोई चीज तेजी से चमकी और कोने में गायब हो गई। झंग यी ने बिना 1 सेकंड गवाए कहा, उसका पीछा करो। वो तेजी से आगे दौड़ पड़ा, ये जानने के लिए कि अंधेरे में आखिर वो चीज थी क्या। स्पेस ट्रैवल यूज किए बिना भी उसकी स्पीड एक्सट्रीम थी। पलक झपकते ही वो अंधेरे को पार करके हॉलवे के एंड तक पहुंच गया। एक कोने पर उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और वहां एक बर्निंग ब्लैक स्कल उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लपटों के बीच से गुजरता हुआ। फ्लेमिंग स्कल से आती हुई हीट और डेथ की एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि झंग यी, जो कि क्वाइन लॉन्ग आर्मोर पहने हुए था, उसे भी इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर फील हो रही थी। उसने पहले से डेंजर को सेंस कर लिया था और फुल तैयारी में था। राइट हैंड में पकड़ी हुई लॉन्ग स्वॉर्ड को उसने सीधा आगे की तरफ स्विंग किया और एक तेज चमकदार ब्लेड लाइट उस बर्निंग स्कल से जा टकराई। धाम! इतने जोर का धमाका हुआ कि पूरा वाड़ हिल गया। एनर्जी ब्लास्ट इतनी हैवी थी कि पीछे खड़े लायंग वायु और बाकी लोग तक चौंक गए। झंग यी की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई। एप्सिलॉन, उसे इंस्टेंटली महसूस हुआ। इस अटैक की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट उसी लेवल की थी जितनी उसकी खुद की। मतलब सामने वाला अपोनेंट बहुत ही पावरफुल था। क्या सच में मार्शल आर्ट्स फील्ड का बटू अब एप्सिलॉन बन चुका है? अगर गाओ चंगकोंग ने उसे इतनी पावर दी है तो मुमकिन तो है, लेकिन अगले ही पल जब स्मोक और डस्ट क्लियर हुए और झंग यी ने सामने का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में कंफ्यूजन और कॉशन दोनों आ गए। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये आप? दूसरी तरफ से भी उसी समय रिएक्ट आया। झंग यी को अब समझ आया, सामने खड़े लोग लांसलॉट के लीड में राउंड टेबल नाइट्स थे। झंग यी हल्का हंस पड़ा, तो हमें ही नहीं, औरों को भी ट्रैप किया गया है। गाओ चंगकोंग ने अपने लोगों को पहले ही डीमन अबिस में भेज दिया था। उसी का यह प्लान था कि बट्टू अपनी एबिलिटीज से बाद में आने वालों को ट्रैप कर सके। झंग यी इस वक्त खुद को रोक नहीं पाया। गांव की स्ट्रैटेजी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ये बंदा बाहर से इनोसेंट लगता है, पर अंदर से मास्टर लेवल चेस प्लेयर है। और बट्टू जैसे सबऑर्डिनेट के साथ, जिसने एक ही जगह 2 अलग अलग पावरफुल एलियन फैक्शंस को ट्रैप कर लिया। प्लान वाकई नेक्स्ट लेवल है। राउंड टेबल नाइट्स ने झंग यी को थोड़ा सस्पिशियस नजरों से देखा, लेकिन जब उन्होंने सोचा तो रियलाइज किया कि झंग यी तो सबसे आखिरी में एंट्री कर रहा था, तो वो कल्प्रिट हो ही नहीं सकता। लांसलॉट ने कामली कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब एग्जिट का सल्यूशन ढूंढा जाए।
आई थिंक हमें आपस में लड़ने की बजाय कोऑपरेशन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? झंग यी ने बिल्कुल शांति से कहा। सैम थॉट। तभी यांग एक्साइन और बाकी लोग वहां पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने राउंड टेबल नाइट्स और रामीन फैमिली के स्ट्रेंजर्स को देखा, थोड़े सरप्राइज हो गए। लांसलॉट ने अपने लोगों के साथ आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन तभी यांग एक्साइन ने काफी ठंडे अंदाज में कहा, ज़ारा रुक जाइए। उसकी बात सुनकर नाइट्स रुक गए और पीछे मुड़ गए। यांग एक्साइन ने आगे कहा, अब जब हमारा कॉमन गोल यहां से बाहर निकलना है, तो क्यों ना हम कोऑपरेशन करें? राउंड टेबल वाले थोड़ी देर पहले ही यहां एंटर हुए थे, इसलिए शायद उनके पास कुछ ज्यादा इंटेल हो। नाइट्स थोड़े अलर्ट जरूर थे, पर उन्हें भी समझ आ गया कि फिलहाल कंपटीशन से ज्यादा जरूरी है एस्केप। कोऑपरेशन किस टाइप का? लांसलॉट ने पोलाइटली पूछा। यांग एक्साइन ने काम एक्सप्रेशन के साथ कहा, यह पूरा एरिया एक रूल बेस्ड एबिलिटी से बना हुआ है। जब तक हम इस सिस्टम को तोड़ने का तरीका नहीं ढूंढते, हम बाहर नहीं जा सकते। और यह भी पॉसिबल है कि यह सो कॉल्ड 24 आवर्स वाला रूल भी फेक हो, और हम इससे कहीं ज्यादा देर तक फंसे रह सकते हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी पूरे असाइलम की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, और साथ ही आपस में जो भी इन्फो मिली हो वो भी शेयर करनी होगी। चैप्टर 1360 स्ट्रेंज ब्लैक शैडो। यांग एक्साइन का प्रपोजल काफी लॉजिकल था। थोड़ा सोचने के बाद लांसलॉट ने धीरे से सिर हिलाया, सहमति दे दी। इसके बाद सभी ने आपस में कम्युनिकेशन डिटेल्स एक्सचेंज की। फिर यांग एक्साइन ने लांसलॉट से पूछा कि उन्होंने अभी तक क्या क्या सीखा है, स्पेशली उन 4 रूल्स के बारे में। झंग यी ने गौर किया। जब दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो पीछे खड़े रामीन फैमिली के प्राइवेट सोल्जर्स बार बार इधर उधर देख रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं अंधेरे से कुछ बाहर ना आ जाए। लांसलॉट ने कहा, चलो पहले किसी रूम में चलते हैं और वहां बात करते हैं। सब लोग पास वाले एक खाली कमरे में चले गए। दरवाजा बंद करने के बाद लांसलॉट ने धीरे धीरे अपनी पूरी स्टोरी बतानी शुरू की। यहां एक बहुत ही अजीब क्रीचर है। जब हम पहली बार यहां आए थे, तो रूल्स के हिसाब से वो एक्टिवली लोगों पर अटैक करता था। हम में से 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस क्रीचर के टारगेट बने। लांसलॉट की आवाज धीमी थी। झंग यी ने हल्का मुंह सिकोड़ा। आपके साथ होते हुए भी आप उन्हें बचा नहीं पाए? लांसलॉट की आंखें थोड़ी गहरी हो गई। कोई तरीका नहीं था। उस चीज को मारा नहीं जा सकता। अभी तक उससे बचने का बस एक ही तरीका है, उसे घूरते रहो। जब तक तुम उसे देख रहे हो, वो मूव नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम नजर हटाओ, वो इम्पॉसिबल स्पीड से तुम्हारे पास आ जाता है। हमने कई मेथड ट्राई किए, लेकिन कोई काम नहीं आया। मैंने यहां एक तेज आवाज सुनी थी। लगा कि कोई क्लू मिला है, तो देखने आ गया। झंग यी को समझ आ गया, वो तेज आवाज तो उसी के स्वॉर्ड इंपैक्ट की थी। लांसलॉट और उसकी टीम ज्यादा देर यहां नहीं रहे थे। जो भी उन्होंने देखा था, वो सब कुछ अब तक उन्होंने बता दिया। यांग एक्साइन ने सिर हिलाया। मतलब अगर हमें इस गेम को क्लियर करना है, तो हमें खुद इनिशिएटिव लेना होगा। हमें इन एनपीसीज के बिहेवियर और रूल्स को समझना पड़ेगा। तो अब टाइम है सेपरेट होकर एक्सप्लोर करने का। जैसे एक प्लेयर गेम खेलते वक्त बार बार ट्राई करता है, वैसे ही हमें भी करना होगा। यांग एक्साइन की आवाज काम थी, पर उसमें एक ठंडापन था। फैटीजू ने यह सुना और अनजाने में अपने कंधे सिकोड़ लिए। आखिर एक गेम प्लेयर मरने के बाद फिर से रीस्पॉन हो सकता है, लेकिन ये सब लोग जिंदा इंसान हैं, और अगर मर गए तो वास्तव में मरेंगे। इसलिए यही सही होगा कि इन रूल्स को समझने के लिए पहले उन प्राइवेट सोल्जर्स को भेजा जाए। झंग यी को भी अब साफ दिख रहा था कि राउंड टेबल नाइट्स ने खुद सामने आने के बजाय रामीन फैमिली के प्राइवेट ट्रूप्स को पहले भेजा, ताकि एनपीसीज का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। लांसलॉट ने कहा, ठीक है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। मुझे उम्मीद है कि कोई हिडन एजेंडा नहीं होगा।
हम सब यहां से सेफली निकलना चाहते हैं। यांग एक्साइन एक्साइन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये हम दोनों की भलाई के लिए है, लांसलॉट ने भी कहा। एक अच्छी बात यह है कि इन एंटिटीज की संख्या ज्यादा नहीं है। हमने अब तक सिर्फ 2-3 को ही फेस किया है। अगर हमें उन्हें न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका मिल गया तो शायद ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दोनों ग्रुप्स के बीच अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। अब सब धीरे धीरे रूम से बाहर आए और फिर से डिमली लिट कॉरिडोर में पहुंच गए। लांसलॉट की टीम लेफ्ट की तरफ गई, झंगी और बाकी लोग राइट की तरफ बढ़े। सभी के मन में यही चल रहा था, आखिर वो मेंटल पेशेंट्स जिन्हें रूल्स में मेंशन किया गया है सामने कब आएंगे। और तभी जैसे ही वो एक नैरो कॉर्नर से गुजरे, उन्हें शैडो में एक ह्यूमन शेप्ड फिगर खड़ा नजर आया। वो दरवाजे के पीछे हॉलवे के एक एंड पर खड़ा था, करीब 10 मीटर दूर, बिल्कुल स्टिल, लेकिन देखने में बहुत ही अजीब। दरवाजे के साइज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसकी हाइट कम से कम 2 मीटर थी और बॉडी बिल्कुल पतली, जैसे कोई ममी, पीठ झुकी हुई और हाथ लटके हुए। सबसे क्रीपी चीज थी उसका सिर। वो किसी स्कल जैसा नहीं, बल्कि एक बड़ा गोल आकार था, डिस्प्रपोर्शनेट टू द बॉडी। वो वही खड़ा था, एकदम मोशनलेस, जैसे किसी सिग्नल का इंतजार कर रहा हो, और हॉलवे के आधे रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। फैटीजू तो ऑलमोस्ट चिल्ला ही पड़ता, लेकिन अच्छा हुआ कि अंकल वायु ने उसका मुंह तुरंत ढक दिया। झंगी ने पहले ही गन निकाल ली थी और बिना किसी डिले के आगे बढ़ा और सीधा ट्रिगर दबा दिया। जब तक कोई टॉप लेवल एलियन न हो जो अपनी प्रेजेंस पूरी तरह छुपा सके। झंगी का माइंड फील्ड किसी भी नियरबाय बीइंग की मौजूदगी को स्पेस फ्लक्चुएशन से डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इस बार कुछ भी सेंस नहीं हुआ। वो चीज सामने खड़ी थी, एकदम स्टिल, लेकिन उसके आसपास कोई हलचल नहीं। टकराना। झंग यी ने अपनी गन से सेक्रेड सिल्वर बुलेट दागी, सीधी उस पर फायर किया, लेकिन गोली ऐसे आर पार निकल गई जैसे वो किसी पानी की लहर में चली गई हो। यांग एक्साइन एक्साइन बोली, लगता है यही वो मेंटल पेशेंट है जिसका जिक्र लांसलॉट ने किया था। झंग यी की नजरें ठंडी थी। उसका दाया हाथ अब व्हाइट आउल वॉइड पावर को कॉन्डेंस कर रहा था और काली एनर्जी बिजली की तरह इधर उधर फड़क रही थी। उसने दूसरी बार फिर अटैक किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। झंग यी अब भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पैरों के नीचे एक डायमेंशनल गेट ओपन किया और उस शैडो को दूसरे डायमेंशन में फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काली छाया वैसे ही डोर के सामने खड़ी रही, एकदम चुपचाप। झंग यी को अब मानना पड़ा, ना तो ये अटैक से इफेक्ट हो रही है, ना ही स्पेस डिस्प्लेसमेंट से। ये सीन इतना बिजार था कि इसे सिंपल लॉजिक से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था। यांग एक्साइन एक्साइन ने धीरे से झंग यी की बाह पकड़ी और शांत स्वर में कहा, भाई छोड़ो, ट्राई मत करो। लांसलॉट ने ऑलरेडी कहा था, इस पर अटैक्स का कोई असर नहीं है। झंग यी ने इस जगह को लेकर गहराई से सोचा। इस वर्ड असाइलम में उसका हर मूव यूजलेस हो चुका था। उसने बंदूक नीचे कर दी और पूछा, एक्साइन एक्साइन, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? यांग एक्साइन एक्साइन ने पीछे खड़े एक सोल्जर से कहा, बस यही खड़े रहो और इसे घूरते रहो। झंग यी की टीम में शामिल पद्स फैमिली के एलीट वॉरियर्स थे, जो जान देने से भी नहीं डरते थे। बिना कुछ पूछे वो सोल्जर वही खड़ा हो गया और उस काली छाया को घूरने लगा। यांग एक्साइन एक्साइन ने अपना हाथ उठाया और सबको धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा दिया, जब तक वो ब्लैक फिगर सभी की नजरों से ओझल न हो जाए। वो खुद वही पास खड़ी रही, उसकी आंखें उस क्रीचर पर टिकी हुई थी। अब सोल्जर्स ने अपने आईज वाइड ओपन रखने की कोशिश की, लेकिन इंसान की आंखें ज्यादा देर तक खुली नहीं रह सकती। थोड़ी देर बाद अनजाने में ही पलकें झपक जाती है, और जैसे ही एक सोल्जर ने एक बार पलकें झपकाई, झंग यी और यांग एक्साइन एक्साइन
दोनों ने उसी पल कुछ अजीब नोटिस किया। वो काली छाया अचानक सोल्जर के सामने प्रकट हो गई। रियलिटी रिवील हुई। ये कोई साधारण शैडो नहीं थी। ये एक रियल मॉन्स्टर था, जिसका शरीर पूरा काला था। भले ही इसका स्ट्रक्चर ह्यूमैनॉइड था, आर्म्स और टोर्सो भी थे, लेकिन ये देखने में किसी पतले बड़े बंदर जैसा लग रहा था। उसके सिर पर एक काली गोल गेंद जैसा मांस था, जिसमें ना कोई आंखें थी, ना चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्लैक लाइट बल्ब पहन लिया हो। सोल्जर के पल के झपकाते ही 0.1 सेकंड के अंदर वो उसके सामने था। झंग यी की बॉडी में झुरझुरी सी दौड़ गई। इसने चलाकर नहीं आया, ये टेलीपोर्ट नहीं किया, ये बस अचानक वहां था। अगर वो मूव करता तो हवा में हलचल होती, स्पेस में रिपल आता और झंग यी की सिक्स्थ सेंस उसे पकड़ लेती। लेकिन इस बार कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। ये बिहेवियर इतना अनैचुरल था कि झंग यी अंदर से थोड़ा डिस्टर्ब्ड महसूस करने लगा। शायद ये क्रीचर उसे किल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर उसे टारगेट किया गया तो वो भी शेक हो जाएगा। झंग यी का हाल ये था तो झूक गया और पीछे खड़े बाकी लोग डर के मारे जैसे स्टोन बन गए थे। वो क्रीपी ब्लैक शैडो सोल्जर की तरफ देख रहा था, बिना कोई हरकत, बिना कोई साउंड। पर सोल्जर इतना ज्यादा डर गया था कि उसका बॉडी फ्रीज हो गया और फोरहेड पर पसीने की धार बहने लगी। वो कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बस धीरे से पीछे मुड़ा और आंखों में डर लेकर झंग यी की तरफ देखा, जैसे हेल्प मांग रहा हो। अपनी आंखें मत हटाना, झंग यी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चैप्टर 1361 असिमिलेशन। जैसा कि सोचा गया था, उस काली छाया ने सोल्जर पर कोई हमला नहीं किया। झंग यी एक पल को चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, उन्होंने तो कहा था कि जैसे ही वो चीज नजर से ओझल हो जाए, वो तुरंत अटैक करेगी। यांग एक्साइन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। इसका मतलब साफ है, नजर रखना किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहा था, बल्कि जनरल ऑब्जर्वेशन की। जैसे ही ये एंटिटी किसी की नजर में आती है, वो फ्रीज हो जाती है, तो एक्शन बंद सिर्फ उसके सामने आने पर होता है। ये सुनकर पीछे खड़े कई लोगों ने राहत की सांस ली। क्यूओंगडा ने कहा, हम इतने सारे लोग हैं, तो शायद ये क्रीचर हम पर अटैक नहीं करेगा, है ना? यांग एक्साइन का जवाब ठंडा था। लेकिन हमारा गोल सिर्फ बचना नहीं है, हमें इन्हें खत्म करके यहां से बाहर निकलना है। क्यूओंगडा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से सिर खुजलाते हुए बोला, तो अब क्या करें? यांग एक्साइन ने एकदम काम होकर हाथ से इशारा किया, आगे बढ़ो। क्या? क्यूओंगडा थोड़ा चौंक गया। मतलब उस लड़के को पीछे अकेला छोड़ दे? हाँ। यांग एक्साइन का टोन उतना ही ठंडा रहा। झंग यी ने कहा, जो कहा गया है वही करो। यांग एक्साइन ने समझाया, अगर हमें इस जगह के रूल्स को डीकोड करना है तो हमें बार बार एक्सपेरिमेंट करने होंगे। क्यूओंगडा सौभाग्य से काफी सोल्जर्स लेकर आया था और वो इस तरह की टेस्टिंग के लिए परफेक्ट सब्जेक्ट्स थे। सब लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और पूरे कॉरिडोर में पूरी सावधानी से चारों तरफ नजर रख रहे थे, ताकि दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन न बने। कुछ ही देर में वो सोल्जर उस शैडो की नजरों से ओझल हो गया। अब वो अकेला रह गया था और उसके दिल में धीरे धीरे डर भरने लगा। मौत से शायद नहीं डरता था, लेकिन ये डर जो उसके आसपास का माहौल दे रहा था, वो मौत से भी ज्यादा हैवी लग रहा था। पहले तो उसका बॉडी पसीने से भीग गया था और वो हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो उस काली एंटिटी को थोड़ी देर ऑब्जर्व करता रहा, तो उसे रियलाइज हुआ कि वो असल में बिल्कुल स्टैटिक है, जैसे कोई स्टैचू। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने हाथ बढ़ाया और उसे हल्का सा धक्का दिया। वो चीज ऐसे लगी जैसे जमीन में कीलों से जड़ दी गई हो, बहुत सॉलिड और बिल्कुल इमूवेबल। टाइम धीरे धीरे गुजर रहा था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि यांग एक्साइन ने क्यूओंगडा से कहा,
उससे कांटेक्ट रखो और पूछो कि क्या प्रोग्रेस है। ये हिल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? सैनिक ने डरते डरते अपनी बात बताई। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। क्यूओंगडा ने यांग एक्साइन की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि अब सोल्जर को वापस बुला ले। लेकिन यांग एक्साइन ने पूरी शांति से कहा, उसे खुद तय करने दो कि क्या करना है। अगर हमें इन ब्लैक शैडोज की नेचर और पैटर्न समझनी है तो हमें इन्हें रियल टाइम में ऑब्जर्व करना होगा। क्यूओंगडा ने उसका मैसेज सोल्जर को फॉरवर्ड कर दिया। अब सोल्जर पूरी तरह कंफ्यूज था। वो एकदम अकेला था। चारों तरफ बस उदासी, सन्नाटा और डर का पागलखाना। और उसके सभी साथियों ने उसे छोड़ दिया था। उसके सामने खड़ी थी एक विशालकाय काली छाया, जो ऊपर से उसे लगातार घूर रही थी। धीरे धीरे सोल्जर की मेंटल स्ट्रेंथ टूटने लगी। वो अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उसकी आंखों में जलन होने लगी थी और माथे से बहता पसीना उसके पूरे बॉडी कंट्रोल को अफेक्ट कर रहा था। जब वो अब और सहन नहीं कर पाया तो वो जोर से चिल्लाया, पलटा और भाग गया। अगले ही पल उसकी चीख अचानक गायब हो गई। यांग एक्साइन ने एक पल भी डिले नहीं किया। वो उसी डायरेक्शन में भागी जहां से आवाज आई थी। झंग यी और बाकी टीममेट्स ने उसकी प्रोटेक्शन में पोजीशनिंग ले ली। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में पहुंचे, जो नजारा उन्होंने देखा उससे झंग यी की आंखें सिकुड़ गई। सैनिक गायब हो चुका था। धुंधले गलियारे में उस मंद टिमटिमाती रोशनी के नीचे अब दो लंबी काली परछाइयां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको ठंडी, खामोश निगाहों से देख रही हों। ये तो झंग यी ने जैसे ही ये देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने तुरंत कहा, क्या ये क्रीचर किसी इंसान को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे डुप्लीकेट कर लेता है? यांग एक्साइन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मतलब अगर हमें उन्हें रोकना है तो हर एंटिटी को दो लोगों की निगरानी की जरूरत होगी। और अगर वो दोनों ही किसी वजह से चूक गए तो दो और मॉन्स्टर्स बन जाएंगे। ये सुनकर हर कोई थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गया। एक ऐसा दुश्मन जिसे मारा नहीं जा सकता और जो हर कांटेक्ट के बाद खुद की कॉपीज बनाता है, उससे कैसे लड़ा जाए? ये गेम वाकई रूल्स पर टिका है और उन्हीं रूल्स में इसका सल्यूशन भी छिपा है। इस समय फैटिज़ू डर के मारे कांप रहा था। क्या हम सब एक साथ खड़े होकर उन पर नजर रखें ताकि कोई ब्लिंक न करे और हम सेफ रहें? अंकल आपने ने उसकी बात सुनते ही हल्का थप्पड़ मारा। बेवकूफ, अगर हमें उन पर 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ी तो? और अगर ये अकेले नहीं हैं, क्या पता इस असाइलम में और कितने मॉन्स्टर्स हैं? ऐसा लग रहा था जैसे अंकल वायु की बात सही साबित हो रही हो। तभी पीछे से एक चौंकने वाली चीख आई। कई सोल्जर्स ने तुरंत अपने हथियार कॉरिडोर के एंड में छाया की ओर तान दिए। अंधेरे में किसी टाइम पर दो नई ब्लैक शैडोज नजर आ गई थी। झंग यी ने धीरे से कहा, रूल्स में लिखा है ये क्रीचर्स खुद चलकर जीवित टारगेट्स ढूंढते हैं। हम काफी देर से यहां हैं और शायद अब उन्होंने हमें लॉक कर लिया है, लेकिन मैं इन्हें मार नहीं सकता और अगर भागता हूं तो उनकी नजरों से हट जाऊंगा और फिर असिमिलेट हो सकता हूं। अब करूं तो क्या करूं? फैटिज़ू का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो धीरे धीरे ग्रुप के बीच में जाकर छुपने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे खड़ी झूकिया, जो अब तक चुपचाप सोच रही थी, अचानक बोली, शायद हम एक ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। ये सुनते ही सब अलर्ट हो गए। झूकिया ने कहा, क्यों ना हम उन्हें एक दूसरे से घुरवाएं? अगर ये अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं और उन पर नजर रखने से फ्रीज हो जाते हैं तो शायद उन्हें आपस में खड़ा करके एक दूसरे को स्टेयर करने दिया जाए। झंग यी की आंखों में चमक आ गई। ये तरीका इंटरेस्टिंग है, वर्थ ट्राइंग। ऐसे आइडियाज कई बार हॉरर कहानियों में भी देखे गए हैं, जैसे किसी ऐसी चुड़ैल को हराने के लिए जो आंखों से डराती हो। उसे मिरर में घुरवाने पर वो खुद डर जाती है,
लेकिन तभी यांग एक्साइन ने बात काटी। आइडिया अच्छा है, लेकिन एक कंडीशन जरूरी होगी। कौन सी कंडीशन? झू के ने आंखें झपकाई। उसे ये सल्यूशन सोचने में काफी मेहनत लगी थी। यांग एक्साइन ने सामने खड़ी उन दो शैडोज की तरफ इशारा करते हुए काम आवाज में कहा, जो तुम सोच सकती हो वो कोई और भी सोच सकता है, पर देखो उनके चेहरे पर आंखें हैं क्या? झू के ने ब्लैक शैडो की ओर देखा। वो एक काली गेंद थी, बिना किसी फेस के, ना आंख, ना माउथ, ना कोई हेड स्ट्रक्चर। यांग एक्साइन बोली, इस गेम को डिजाइन करने वाला बहुत इंटेलिजेंट है, वो इतनी बड़ी लूप होल छोड़ ही नहीं सकता। दूसरी तरफ राउंड टेबल नाइट्स, ब्लैक शैडोज की एबिलिटी टेस्ट करने के लिए लांसलॉट और उसकी टीम ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की कुर्बानी दे दी थी, लेकिन उन एंटिटीज का कोई सल्यूशन नहीं मिला, और जितने ज्यादा लोग मरे उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती गई। इस तरह ब्लाइंडली चलते रहे तो हम बस नंबर बढ़ाते रहेंगे। अगर हमें इन मॉन्स्टर्स को हराना है तो हमें विचित्रता का जवाब विचित्रता से देना होगा। ये बात कहने वाली थी एक महिला, जिसके बाल चांदी जैसे थे। वो सिल्वर बैटल सूट पहने थी और उसकी कमर पर एक स्लिम वेस्टर्न स्वॉर्ड लटक रही थी। उसका नाम था लन मालोक, जो राउंड टेबल नाइट्स की ग्लोरियस नाइट टाइटल धारक थी। चैप्टर 1362 इन्फिनिटी। इस बार राउंड टेबल नाइट्स की 6 मेंबर टीम स्नोई हाइलैंड्स में आई थी। टीम को लीड कर रहे थे उपनेता जजमेंट नाइट लांसलॉट। बाकी 5 सदस्य थे। रिबेल नाइट मॉड्रेड, 30 साल का छोटे करली ब्राउन बालों वाला शख्स। प्योर नाइट अग्विवन, हल्की नीली आंखों और सीवी जैसे घुंघराले लंबे बालों वाली एक सुंदर लड़की। ग्लोरियस नाइट लन मालोक, शॉर्ट हेयर वाली एक टफ लुकिंग स्वॉर्ड्स वुमन। ग्रीन नाइट बॉस, काले बाल और नुकीली नाक वाला तेज नजर आने वाला आदमी। प्रोटेक्टर नाइट गलहद, गोल्डन बालों वाला मोटा मध्यम उम्र का चाचा, जिसे सब गोल्डन लायन कहते हैं। लन मालोक ने अब अपनी स्ट्रैटेजी सबके सामने रखी। जब ये चीज मारी नहीं जा सकती तो क्यों न इसे खुद से ही मरने दिया जाए? अग्विवन ने चौंक कर पलकें झपकाई। मतलब कैसे? लन मालोक ने अपनी तलवार पकड़ ली। चेहरे पर कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। हमें 2 मॉन्स्टर्स ढूंढने हैं और उन्हें एक दूसरे की तरफ फेस करा देना है। अगर ये एक दूसरे को देखेंगे तो शायद फाइट कर बैठेंगे। भले हम इन्हें मार नहीं सकते, पर असाइलम के रूल्स कहते हैं कि ये एंटिटीज यहां इनविंसिबल है और फुल पावर में ऑपरेट कर रही है। अब लांसलॉट को बात समझ आ गई थी। तो तुम्हारा मतलब है हम इन रूल्स के कॉन्ट्रडिक्शन का फायदा उठाकर इन्हें एक इन्फिनिट लूप में ट्रैप कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और अगर लूप ट्रिगर हो जाए तो रूल्स कोलैप्स हो सकते हैं। चलो फिर से रूल्स को रिवाइंड करते हैं। ब्लैक शैडो को अटैक से मारा नहीं जा सकता। अगर किसी को ये शैडो टारगेट कर ले और वो इसके दृष्टि से गायब हो जाए तो ये उसे असिमिलेट करके एक और शैडो बना देती है। यानी ये किसी ऐसी चीज की तरह है जिसके पास सबसे ताकतवर भाला भी है और सबसे मजबूत ढाल भी। अब प्लान यह है कि उन्हें एक दूसरे से भिड़वा दिया जाए। जब भाला अपनी ही ढाल से टकराएगा, गेम टूट जाएगा। गलहद उर्फ गोल्डन लायन ने मुस्कुराते हुए ठुड्डी सहलाई। ये आइडिया इंटरेस्टिंग है, वर्थ ट्राई। अब शैडोज धीरे धीरे और ज्यादा दिखने लगी, अंधेरे में जैसे कोई आर्मी खड़ी हो। सभी स्टैचूज की तरह स्टिल, मम्मी जैसी पोस्चर में, लेकिन उनकी अननेचुरल निगाहों से ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी को हर वक्त देख रही हो। लांसलॉट ने तुरंत कुछ सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए, इन शैडोज को आमने सामने खड़ा करो। सैनिक आगे बढ़े और निर्देशों के अनुसार काम शुरू कर दिया। जब तक कोई उन्हें देख रहा होता है, ये एंटिटीज फ्रीज रहती है, इसलिए पोजीशनिंग पॉसिबल थी। लेकिन ध्यान रहे, आंखें मत हटाना, क्योंकि जैसे ही नजर हटी, ये डरावनी चीजें अनइमेजिनेबल स्पीड से हमला कर सकती है।
थोड़ी देर में एक सर्कल बन चुका था। करीब 1 दर्जन ब्लैक शैडोज अब एक दूसरे के सामने थी। अब लनमालोक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सुनो, अब धीरे धीरे पीछे हटते जाओ और धीरे धीरे इन्हें नजर से बाहर करो। सब लोग सावधानी से स्टेप बाय स्टेप पीछे हटने लगे। फिर एक कोने पर जाकर मुड़े और धीमे धीमे ऐसे बाहर हुए कि उनकी नजरें अब उन मॉन्स्टर से हट चुकी थी। हर कोई उम्मीद और घबराहट से आगे देख रहा था। क्या यह मिशन काम करेगा या सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा? 10 सेकंड से ज्यादा बीत गए, लेकिन सामने कोई मूवमेंट नहीं हुई। फिर भी सबको लगा जैसे पूरी सदी बीत गई हो। लनमालोक ने गहरी सांस ली और अपने पास खड़े एक सोल्जर को इशारा किया, जा और जाकर चेक करके आ। वो सोल्जर गन उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो कॉर्नर पर पहुंचा और सिर मोड़ा, उसने देखा कि एक बड़ी काली छाया सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसके पीछे पूरे कॉरिडोर में 1 दर्जन से ज्यादा ब्लैक शैडोज एक एरी लाइन में खड़ी थी। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन फिर भी सोल्जर को साफ महसूस हुआ। वो उसे देख रहे थे। मां, मां, वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई। लनमालोक और बाकी लोग उसकी हालत देखकर समझ गए, प्लान फेल हो गया है। पल के मैट झपकाओ। लनमालोक ने तुरंत चेताया, लेकिन तभी पीछे खड़ी भीड़ से एक भयानक चीख गूंजी। सबने पलटकर देखा और शॉक्ड रह गए। उनकी टीम के बीच में किसी वक्त एक नई काली छाया प्रकट हो चुकी थी। उसका विशाल शरीर क्राउड के बीच शांत खड़ा था। ये कब? लांसलॉट की आंखें संकीर्ण हो गई। वो लोग लगातार सराउंडिंग्स पर अलर्ट थे, कभी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ते थे। फिर ये शैडो उनके बीच कैसे आ गई? क्या कोई और हिडन रूल है जो उन्होंने मिस किया? इसी बीच फिर एक चीख गूंजी और जब लांसलॉट ने ऊपर देखा तो पाया कि जिस सोल्जर को उसने भेजा था वो गायब हो चुका था और उसकी जगह जमीन पर एक काले बलगम जैसा गू फैल रहा था, जो धीरे धीरे एक नई ब्लैक शैडो में शेप ले रहा था। अब वो एंटिटी पीछे मुड़ी और चुपचाप पूरी भीड़ की तरफ घूरने लगी। अब इवेंट्स तेजी से अनफोल्ड हो रहे थे, इतनी जल्दी कि सबसे काम लोग भी अब पैनिक करने लगे। पहले सभी ने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए चारों दिशाओं पर निगाह रखी थी, लेकिन अब इस केओस में कोई नहीं समझ पा रहा था। कहाँ देखें, किसे किससे बचे? अब एक के बाद एक चीखें आने लगी और 2 और सोल्जर्स को शैडोज ने पकड़ लिया, और वो भी थोड़ी ही देर में नए शैडोज में बदल गए। जहां एक तरफ डार्कनेस बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ लांसलॉट की सेना घटती जा रही थी। शुरुआत में वो हर शैडो पर नजर रख पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद भी प्रेशर्ड महसूस करने लगा। एक बार नजर हटी और शैडो एक्टिव हो गया, और उनकी स्पीड इमेजिनेशन से कहीं आगे थी। जल्दी करो, पहले यहां से निकलो। मॉड्रेड नीचे झुका और अपना दाया हाथ जमीन पर रखा। तुरंत उसके नीचे से एक कीचड़ वाला दलदल फैलने लगा। जैसे ही शैडोज उसमें फंसे, वो धीरे धीरे डूबने लगे, लेकिन जैसे ही वो व्यू से ओझल हुए, उन्होंने फिर से जंप किया। ग्रीन नाइट बॉस ने दीवार पर हाथ मारा। एक गूंज के साथ दीवार टूटने लगी और उसमें से मोटी मोटी लताएं बाहर आ गई, जिन्होंने कॉरिडोर को टेम्पररीली ब्लॉक कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में क्रैक, स्नैप, वो वाइन्स भी टूटने लगी। वाई आई आई आई, मॉड्रेड ने गहरी आवाज में चीखा, और सभी लोग भागते हुए इस फ्लोर की छत से नीचे वाले फ्लोर पर गिर गए। लेकिन जैसे ही वे उठे और सामने देखा, आगे हॉलवे में भी ब्लैक शैडोज का पूरा झुंड उनका इंतजार कर रहा था। पीछे मुड़े तो और भी शैडोज रास्ता ब्लॉक कर रहे थे। मॉड्रेड का गला सूख गया। उसने गुस्से में टीथ ग्राइंड करते हुए कहा, लैंड है,